क्लिफोर्ड जेम्स गिड्स, है ना। आज के क्लास में हम देखेंगे एक महान सोशोलॉजिस्ट, है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना। ये हमारे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनका जो एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल जो थॉट है उसको हम एक एक करके समझेंगे। इनका जो थॉट है, पहला, कंसेप्ट ऑफ कल्चर, यानी कि हमारा संस्कृति जो है ना, संस्कृति की अवधारणा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। थिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमारा सघन विवरण क्या है ना, उसको हम समझेंगे कि क्या इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बालिनीज कॉक फाइट, यानी कि बाली बाली यानी कि इंडोनेशिया में एक जगह है, आइसलैंड है बाली, उसमें इन्होंने जो मुर्गा लड़ाई है उसके बारे में कंसेप्ट दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो मुर्गा लड़ाई है वो सिर्फ हमारा एक्शन नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। रिलीजन एज अ कल्चर सिस्टम, यानी कि जो धर्म है वो हमारा क्या है, धर्म जो है हमारा एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इन्होंने समझाया है। सिंबल एंड मीनिंग, यानी कि प्रतीकात्मक विश्लेषण क्या है, इसको भी हम देखेंगे। क्लिफोर्ड जेम्स गिड्स के बारे में मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इनके सारे थॉट को कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 2014 से लेकर 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, उसको भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। ये जो मेरी क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, है ना। और समझने के बाद आने वाले एग्जाम में उसका सही से यूटिलाइज कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट के एग्जाम और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम वेरियस स्टेट्स के द्वारा कराए जाते हैं, उन सभी में क्लिफोर्ड जेम्स गिड्स के बारे में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एज वेल एज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल एक नोट्स देता हूं मैं, आप समझिए। देखिए, ये जो हमारे जेम्स साहब है ना, ये जेम्स साहब यानी जो गिड साहब जो हमारे हैं, है ना, ये कहाँ गए, इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यानी कि देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है इंडोनेशिया, नॉर्थ में। तो इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया पे फिर हमारा जावा, जावा भी गए, एक बुक है, और बाली भी गए। ठीक है, और बाली गए तो बाली का जो मुर्गा फाइट है वहां से ये, और यहाँ पे यहाँ का जावा का स्टडी करने के बाद एक बुक इन्होंने एक वर्क ऐसे लिखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने कल्चर को समझा। ठीक है, कि कल्चर होता क्या है, और ये हमारे जैसा कि इनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो भी होते हैं बेसिकली उनका एक मोटो होता है और एक एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस है पार्टिसिपेंट सिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कि पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि वो जाएंगे वहां पे, है ना, उन लोगों के साथ जो ट्राइब्स हैं या जो भी विशेष कम्युनिटी है उनके साथ रहेंगे, है ना, उनके कल्चर को समझेंगे, उनके लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं वो सब समझेंगे, और उसको वो एज ए रिसर्च और ऐसे के रूप में लिखेंगे और पब्लिश करेंगे। तो ये हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो हमारे गिड साहब हैं ये हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और मेनली इनका फोकस हमारे इंडोनेशिया, जावा और बाली पे है, और उस पे इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये जो क्लिफोर्ड गिड्स है ना, ये 1926 में हमारे जन्मे और 2006 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, ओके। ये हमारा अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यानी कि नृविज्ञानी है ये। कौन सा, अमेरिका के हैं ये। ओके, की थिंकर्स ऑफ इंटरप्रिटिव सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जो हमारा व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है ना। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक नहीं, है ना, ये हमारा साइंटिफिक नहीं बल्कि हमारे क्या, ये हमारे जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र या
हमारे मानव शास्त्र है ना, उसके ये थिंकर हैं, बहुत अच्छे थिंकर हैं, इन्होंने इसको प्रोपोगेट किया है। He emphasized that culture is a system of meaning, not just behavior. ये कहते हैं कि संस्कृति को अर्थ की प्रणाली में समझना चाहिए, न कि केवल व्यवहार के रूप में, है ना। ये कहते हैं कि जो कल्चर है ना, कल्चर को अर्थों की प्रणाली में समझना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ मीनिंग्स है ना, सिस्टम ऑफ मीनिंग्स है, यानी कि जो हमारे अर्थ है उसकी एक प्रणाली में समझना है, न कि एक व्यवहार के तौर पे समझना है। तो हमारा कल्चर क्या है कि कल्चर हमारा व्यवहार भी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। उस मीनिंग को हम समझ जाएंगे तब आप कल्चर को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। हिज अप्रोच शिफ्टेड, है ना, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम पॉजिटिविज्म टू इंटरप्रिटेटिव, है ना। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो इन्होंने क्या किया कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे कि जो पॉजिटिविज्म, यानी कि पॉजिटिविज्म किनका था, अगस्ट कॉम्टे का। वो क्या थे कि फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ द सोशियोलॉजी जो पॉजिटिविज्म दिए थे, उनका वो कंसेप्ट था हमारा। लेकिन ये कहते इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिविज्म से इन्होंने इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्यात्मक की तरफ ले गए, है ना, ये शिफ्ट किए हैं, ठीक है। ये इनका योगदान है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या है। अब आपसे पूछा जाए कि हाँ ठीक है, आप किस कल्चर में रहते हैं, है ना। तो कल्चर क्या है? कल्चर एक समझिए ना कि वेब ऑफ मीनिंग है। यानी कि वेब ऑफ मीनिंग मतलब एक जाल है, एक अर्थ का जाल है। कल्चर सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं, और बहुत सारे अर्थों का एक मकड़ी जाल जैसा होता है ना, वही जाल है। ये कहते हैं कि मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन अ वेब ऑफ मीनिंग, ठीक है। ही हिमसेल्फ हैज स्पन, यानी कि मतलब ये है कि आदमी जो है एक जानवर है, एक जानवर है, और वो सस्पेंडेड है कहाँ? एक वेब ऑफ मीनिंग, एक जो अर्थों का जाल है ना, उसमें ये फंसा हुआ जानवर है, जो उस जाल को खुद उसने ही बुना है। यानी कि मनुष्य उन अर्थों के जाल में फंसा हुआ है जिन्हें उसने स्वयं रचा है, ठीक है। कल्चर इज नॉट जस्ट बिहेवियर, यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, बट द मीनिंग बिहाइंड बिहेवियर, बल्कि हमारा जो व्यवहार है उसके पीछे क्या अर्थ है, वो है हमारा कल्चर, ठीक है। कल्चर इज लाइक अ टेक्स्ट दैट नीड टू बी रीड एंड इंटरप्रेटेड, यानी ये कह रहे हैं कि जो हमारा कल्चर है ना, उसको एज ए टेक्स्ट समझिए। यानी टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ एक किताब नहीं होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट समझिए, और उसको ये जरूरत है कि आप उसको पढ़िए, है ना, और उसको व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये इनका है कंसेप्ट, ठीक है। यानी कि संस्कृति एक पाठ की तरह पढ़ा और समझा जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि ये जो कल्चर है हमारा, है ना, वो कल्चर हम कहते हैं कि हमारा बिहेवियर है, नहीं, ये कल्चर हमारा बिहेवियर नहीं है ना, बल्कि क्या है? मीनिंग बिहाइंड बिहेवियर, यानी कि जो हम व्यवहार करते हैं उसके पीछे छुपा हुआ क्या अर्थ है, वही हमारा कल्चर है, संस्कृति है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि इंडिया में आप जाते हैं, ठीक है, आप किसी रिश्तेदार में जाते हैं, चाहे रिश्तेदार बड़े आपके घर आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उनके पैर को छूते हैं आप, है ना? आप बोलते हैं कि पैर छू रहा हूँ मैं आपका। तो आप टच करते हैं पैर का, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारा एक कल्चर है, पैर छूना भी हमारा कल्चर है। आप ये कहें कि हमारा कल्चर है, लेकिन कल्चर के पीछे छुपा हुआ कुछ चीज़ें हैं, वो क्या छुपा हुआ है? रिस्पेक्ट और हायरार्की सिस्टम है। रिस्पेक्ट मतलब जो हमें बड़े हैं, उनको हम पैर छूकर आदर दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हायरार्की सिस्टम है, यानी कि जो छोटे हैं, वो बड़ों का पैर छूते हैं। यानी कि उसके पीछे जो अब कल्चर ये आ गया, पैर छूना कल्चर हो गया, तो उसके पीछे क्या मीनिंग है? उसके पीछे है आदर करना और हायरार्की सिस्टम, है ना? वरिष्ठता या पदानुक्रम का जो है चीज़ें, वो सिस्टम लगा है उसमें। ये हमारा मेन अर्थ है, ठीक है? तो इसको हमें समझना है। यदि आप रिस्पेक्ट और हायरार्की सिस्टम समझ जाएँगे, तो आप कल्चर को आसानी से समझ जाएँगे। सिर्फ कल्चर को समझ के इन दोनों को आप नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? जैसे आप जापान में जाएँगे, तो जापान में क्या होता है ना कि लोग झुकते हैं, है ना? कमर के ऊपर पोर्शन को नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो उसका मतलब ये है, ये उनका कल्चर है झुकना, तो उसका मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट करना, है ना? तो आप उसको आदर दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि यदि कोई आदमी झुक रहा है जापान में ऐसे, तो उसको ये मत देखिए कि नहीं वो एक्शन कर रहा है, वो कल्चर है उसका, नहीं, वो कल्चर तो है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे मीनिंग क्या है? तो उसके पीछे मीनिंग है क्योंकि वो रिस्पेक्ट का, वो आदर का, ठीक है? यही ये समझाएँ हैं। इनका दूसरा कांसेप्ट है थिक डिस्क्रिप्शन, यानी सघन विवरण। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना कोई चीज़ है। थिक डिस्क्रिप्शन यानी कि सघन यानी मोटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा क्या है?
ये जो हमारा थिक डिस्क्रिप्शन है ना, गोज बियॉन्ड ओनली एमरली डिस्क्राइबिंग एन एक्शन। ये कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन, एथिक डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि आप जो कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, है ना? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप लकड़ी काट रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका एक्शन है। वो एक्शन को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना है थिक डिस्क्रिप्शन में, बल्कि ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट, इंटेंशन, है ना? कल्चरल मीनिंग, ठीक है? बिहाइंड दैट एक्शन। यानी कि मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि किसी क्रिया का गहराई से सांस्कृतिक अर्थ निकालना, केवल बाहरी विवरण नहीं। यानी कि ये जो है, जो एक्शन हमारा हो रहा है, उस एक्शन करने के पीछे कंटेक्स्ट क्या है, इरादा क्या है, संदर्भ क्या है ना? इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, और कल्चरल मीनिंग क्या है, और सांस्कृतिक अर्थ क्या है वो कार्य करने का, उस कार्य करने के पीछे, उसी को ये हमारा थिक डिस्क्रिप्शन समझाता है। समझ में आया? यानी कि जो एक्शन है, आप एक्शन क्या है, ठीक है, आप डिस्क्राइब कर दीजिए, लेकिन तो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन थिक डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा कि कोई एक्शन है, उसका वो एक्शन करने के लिए क्या कंटेक्स्ट है, क्या संदर्भ है, क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, और क्या कल्चरल मीनिंग है, क्या सांस्कृतिक अर्थ है उसके पीछे। यदि उसको आप समझा देंगे तो वो आपका थिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है? डिस्क्रिप्शन और प्लस आप जोड़ेंगे कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है, इंटेंशन क्या है ना? और हमारा कल्चरल कल्चरल मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। जब ये सब हमारे मिलेंगे तो यही हमारा बन जाएगा थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा थिक डिस्क्रिप्शन है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, जो बालिनीज कॉक फाइट होता है, यानी कि बाली में जो मुर्गा लड़ाई होता है, ठीक है, उसके मुर्गा लड़ाई, बाली का मुर्गा लड़ाई थिक डिस्क्रिप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? जो वहां पे मुर्गा लड़ाई होती है ना, तो वो मुर्गा लड़ाई क्यों होती है ना? मुर्गा लड़ाई सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता है, या जुआ नहीं है, बल्कि वो जो लड़ाई होती है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। किसका? स्टेटस का, प्रतिष्ठा का, मर्दानगी का, सम्मान का, और सत्ता संबंधों का, बालिनीज सोसाइटी में। ठीक है, तो यानी कि आप जो एक्शन हो रहा है, एक्शन यानी कि जो मुर्गा लड़ रहे हैं, वो तो एक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है, मीनिंग क्या, कंटेक्स्ट है, क्या इंटेंशन है ना? उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अ सिंपल एक्ट, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे, अ सिंपल एक्ट लाइक ब्लिंक ब्लिंकिंग एन आई कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। यानी कि देखिए, जैसे आप आंख झपकती है आपकी, आप किसी को देख के आंख झपकाते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि आंख मारना, आंखों से इशारा करना। तो आप क्या है ना, कि यदि कोई आंख झपका रहा है, तो आप वो हमारा झपका रहा है, तो हमारा जोक भी हो सकता है ना? या सीक्रेट हमारा सिग्नल भी हो सकता है ना? ठीक है, इन सब चीजों के ये चीजें मीनिंग निकल सकती हैं। लेकिन आप जब तक उसका कल्चरल कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे, है ना, सांस्कृतिक संदर्भ नहीं समझेंगे, तब तक कोई ऑब्जर्वर जो देख रहा है, वो उसका रियल जो अर्थ है, सिग्निफिकेंस, उसको नहीं समझ पाएगा। यानी कि मतलब ये है कि आपको इंटेंशन उसका समझना पड़ेगा, कल्चरल कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, तब जो आंख आप मार रहे हैं या झपका रहे हैं, तो उसका मीनिंग आपको आ जाएगा। कहीं आंख का मारने का मतलब किसी को बुलाने का इशारा हो सकता है, कहीं आंख का ऊपर नीचे ऐसे इशारा कर सकते हैं कि छुप जाओ, है ना? किसी चीज पे आप किसी को आंख ऐसे इशारा कर मूवमेंट करेंगे, ब्लिंकिंग, कि हंसेगा, तो वो कई मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपका बालिनीज कॉकफाइट आपको दिया हूं मैं। ठीक है, थ्रू थिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो थिक डिस्क्रिप्शन है, सघन जो डिस्क्रिप्शन है, उसके थ्रू क्या होता है कि सोशोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड सोशल एक्शन एज मीनिंगफुल एंड सिंबॉलिक रादर देन मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। कहने का मतलब यह है कि जो सघन विवरण है, उसके अनुसार जो हमारे समाज शास्त्री हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया को अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक समझ सकते हैं, है ना? न कि हमारा जैविक और यांत्रिक रूप में। ठीक है, यानी कि हमारे मीनिंगफुल और सिंबॉलिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल हम देखे हैं आपका बालिनीज कॉक फाइट का। अब ये है कि बालिनीज कॉक फाइट है क्या, यानी कि बाली का मुर्गे की लड़ाई है क्या।
इन्होंने एक ऐसे लिखा, एक बुक लिखा, आप मान लीजिए, उसका नाम है डीप प्ले नोट्स ऑन द बालिनीज कॉक फाइट, है ना? तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी इंडोनेशिया, जावा और बाली का आए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप सीधे क्लिफोर्ड गिड्स को टिक कीजिएगा, है ना? वो मोस्ट प्रोबेबली आपका सही हो जाएगा। तो इन्होंने एक वर्क लिखा डीप प्ले, उन्होंने क्या लिखा, नोट ऑन द बालिनीज कॉक फाइट, यानी जो बालिनीज कॉक फाइट है इसी पे इन्होंने लिखा है, और उसमें बालिनीज कॉक फाइट को क्या लिखा है समझाएंगे हम आपको। इन्होंने लिखा है, इन हिज स्टडी ही showed that the cockfight in Bali is not merely a form of gambling or entertainment but a symbolic representation of status, ठीक है, masculinity, honor and power relation in Balinese society। इनका मतलब यह है, ये कहते हैं बाली का मुर्गा लड़ाई क्या है, ये कहते हैं कि ये सिर्फ जुआ और मनोरंजन का फॉर्म नहीं है, के रूप में नहीं दे सकते आप इसको, बल्कि ये क्या करता है, ये हमारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन है किसका, स्टेटस प्रतिष्ठा का, मैस्कुलिनिटी मर्दानगी की, ऑनर सम्मान का, पावर रिलेशन सत्ता संबंधों का, इन बैलेंस सोसाइटी में, जो बाली की सोसाइटी होता समाज होता है, उसमें एकॉक फाइट का ये रोल है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इनका, ये कहते हैं रिलीजन एज अ रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम, यानी धर्म एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में, है ना? आपसे बात किया जाएगा कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, तो आप धर्म को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि धर्म जो है प्रतीकों, अनुष्ठानों, विश्वासों के माध्यम से जीवन का अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, और जीवन जीने का तरीका है तो किसके थ्रू आप समझेंगे, प्रतीक क्या है, उसके सिंबल्स क्या है, उसके रिचुअल्स क्या है, अनुष्ठानों क्या है, और बिलीफ क्या है, विश्वास क्या है ना? ही आर्ग्यूड दैट रिलीजन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ मीनिंग, है ना? एक हमारा जीवन जीने का जो अर्थ है, उसका एक फ्रेमवर्क ऑफ मीनिंग प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, सिंबल प्रतीक के माध्यम से, रिचुअल अनुष्ठान के माध्यम से, और बिलीफ विश्वास के माध्यम से। ठीक है, रिलीजन हेल्प्स इंडिविजुअल कोप विथ सफरिंग, अनसर्टेनिटी, मोरल डिलेमा बाय प्रेजेंटिंग अ कोहेरेंट वर्ल्ड व्यूज, यानी कि धर्म लोगों को पीड़ा, अनिश्चितता और नैतिक समस्याओं को समझने में सहायता करता है। ठीक है, दस रिलीजन इज नॉट ओनली a belief system but also a powerful cultural force shaping social life, यानी इस प्रकार धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली एक शक्तिशाली सांस्कृतिक व्यवस्था। ठीक है, जैसे टेम्पल बेल, जो मंदिर में घंटी रहती है ना? तो जो मंदिर में घंटी है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका कल्चरल, वो धर्म हो गया, टेम्पल यानी हिंदू का हो गया टेम्पल, उसमें बेल है, घंटी है, तो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंट क्या है, उसका है ये कि जैसे बेल बजी यानी कि प्यूरिटी, है ना, शुद्धता की बात है, अटेंशन ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, घंटी बजी है, आप आइए, आपका आस्था है, प्रेयर कीजिए। मस्जिद में अजान होता है, तो मस्जिद में जो अजान होता है वो हमारा क्या करता है, कलेक्टिव डिसिप्लिन के बारे में बात होता है, यानी कि जो नमाज अदा करते हैं उनको पहले सूचना दी जाती है घंटी अजान देके कि आप तैयार हो जाइए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और आइए और नमाज अदा कीजिए, है ना? ये चीजें हैं। अब जैसे आप धर्म को देखेंगे, तो धर्म जैसे हिंदू धर्म हो गया, तो हिंदू धर्म का क्या होगा कि अलग अलग सिंबल्स हो गए, है ना? सिंबल जैसे मान लीजिए कि हनुमान जी का झंडा झंडा है, उस पर हनुमान जी का बन गया, अयोध्या मंदिर पे राम जी का बन गया, है ना? ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं, और वो सिंबल क्या करेगा कि मनुष्य को जीने का तरीका बताएगा। रिचुअल अनुष्ठान क्या हो गए, अनुष्ठान ये हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर बना, उससे बहुत सारे अनुष्ठान हमारे चले, है ना? तो वो अनुष्ठानों से क्या हो गया कि एक जिंदगी कैसे जीना है, जीवन कैसे लीड करना है, वो आपको एक प्रोसेस बताता है ना? विश्वास है आपका, ठीक है, हर धर्म में, ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, उस समय विश्वास के तौर पे चीजें चलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि धर्म जो है, वो धर्म कुछ नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए, और देखते हैं ये। ठीक है, कैसे? अब जैसे मान लीजिए हम आप हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 78% हमारे हिंदूज हैं। तो हिंदू का जो हमारा जो कल्चरल वैल्यू है, उस कल्चरल वैल्यू से हिंदुइज्म जाना जा रहा है। आप समझ रहे हैं? यानी कि हिंदू के तरी जो हिंदुइज्म धर्म है, उसके अनुसार से हमारा कल्चरल, पूरा हमारा कल्चर बना हुआ है। ठीक है? अब मान लीजिए आप यूरोपियन कंट्री में हैं और आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं।
ईसाई धर्म को देखते हैं, तो ईसाई धर्म भी एक धर्म है, लेकिन वो कहाँ पे है? यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे उनका तौर-तरीका, उनका कल्चर डिफरेंट है ना? तो उनका जो धर्म या धर्म के बारे में बात करेंगे, तो आप कल्चर को लेके बात करेंगे आप, सीधे, ये कहते हैं। तो वहाँ का कल्चर अलग है और इंडिया का कल्चर अलग है, ठीक है? तो यानी कि रिलीजन को बस रिलीजन मत समझिए, बल्कि क्या समझिए, एज़ अ कल्चरल सिस्टम समझिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि कैसे आपके जीवन में कष्ट है, अनिश्चितता कैसे है ना? आपके पास दुःख संकट कैसे हैं, कैसे उससे निकलना है, वो आपका धर्म आपको बताता है, ठीक है? और धर्म के बारे में और कभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है इनका सिंबल एंड मीनिंग, यानी कि प्रतीकात्मक विश्लेषण क्या है? देखिए, सिंबल्स यानी कि प्रतीक क्या है ना, वो हमारा कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट मतलब संप्रेषित करता है। क्या? शेयर्ड मीनिंग और प्लस क्या मेंटेन सोशल ऑर्डर। यानी कि जो हमारे प्रतीक हैं, किसी भी धर्म का प्रतीक है, कोई भी प्रतीक है, सिंबल में हम लैंग्वेज मान सकते हैं, ठीक है? आप सिंपल भी हो गया, है ना? तो ये क्या करता है कि साझा जो अर्थ है उसको और वो संप्रेषित करता है और साथ ही साथ जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करता है। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है ना? इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर के हैं, तो ट्राई कलर के हैं, हमारा सेफ्रन हो गया, व्हाइट हो गया और ग्रीन, है ना? ये हमारे कलर है। तो ये जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, वो हमें क्या डिसाइड करता है? वो क्या करता है? वो शेयर्ड मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि यूनिटी, एकता को दिखाता है ना? जैसे हमारा अभी युद्ध होगा, मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया से युद्ध हो गया, तो झंडा हम चाहते हैं कि हमारा झंडा न गिरे, हम झंडे के लिए खड़े हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजन बहुत है ना? कास्ट बहुत हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब नेशन की बात आएगी, तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो उस झंडे के लिए हम सभी, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या जातें, है ना? छोटी जाति, बड़ी जाति जो कहा जाता है, वो सब एक हो जाते हैं, किसके लिए? एक सिंबल के लिए। तो उससे क्या होता है, हमारी यूनिटी बनती है और उससे हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या है, मेंटेन रहती है। ठीक है? ठीक है, मंगलसूत्र आप देखेंगे, तो मंगलसूत्र में आप देखेंगे कि महिलाएँ जो हैं शादी के बाद पहन लेती हैं, तो उनका एक सिंबल मीनिंग क्या जाता है? एक सिंबल जाता है, एक शेयर्ड मीनिंग जाता है कि ये औरत जो है इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है? और उससे अब हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है, ठीक है? अब इनमें देखेंगे इनकी है मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी यानी कि इनकी कार्यविधि है क्या? अब तक इन्होंने जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन काम किया इंडोनेशिया में जाके, है ना? और जो काम किए और जो कंसेप्ट दिए, तो उसके पीछे इन्होंने कौन-कौन से मेथड यूज़ किया इन्होंने। तो जो हमारे गिल्ड साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि हमारे क्वालिटेटिव मेथड को इन्होंने प्रमोट किया, यूज़ किया इन्होंने। स्पेशली इथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, है ना? यानी कि निर्वंश विज्ञान और हमारा सहभागी अवलोकन में ये हमारा गुणात्मक विधियों, है ना? गुणात्मक विधियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका जो वर्क है ना, वो हेल्प करता है क्या करने के लिए? यानी कि जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि हमारा नृविज्ञान, है ना? या मानव विज्ञान कहेंगे, और समाज शास्त्र में जो एक गैप था, जो एक दूरी थी, उसको इन्होंने कम किया है। एंड इन्फ्लुएंस्ड later development in cultural sociology and symbolic interactionism, यानी कि बाद में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, क्या सांस्कृतिक समाजशास्त्र और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो हुआ बाद में डेवलपमेंट, उसको भी इन्होंने बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। मतलब ये है कि अभी तो एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र और सोशोलॉजी समाजशास्त्र, इन दोनों के बीच में जो दूरी थी उसको उन्होंने कम किया। और जब दूरी कम किया, तो उसके साथ ही जो बाद में हमारा सांस्कृतिक समाजशास्त्र और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आए, उनको भी इन्होंने डेवलप करने में योगदान दिया। ठीक है, ओके, ये इनका मेथोडोलॉजी है। अब एस्पेक्ट्स देखेंगे कि क्या है। जैसे इनका जो मेथड था ना, वो हमारा क्वालिटेटिव था, गुणात्मक था, ठीक है? क्वांटिटेटिव नहीं, हमारी मात्रात्मक नहीं, बल्कि एक पूरे होल सिस्टम इन्होंने समझाने की कोशिश की। फोकस किसका था इनका? इनका फोकस था मीनिंग एंड सिंबल, यानी प्रतीकों का विश्लेषण इन्होंने अच्छे से किया कि क्या मीनिंग हो सकता है। टूल्स इन्होंने क्या यूज़ किया? इन्होंने टूल्स यूज़ किया इथनोग्राफी, ठीक है? इथनोग्राफी मतलब निर्वंश विज्ञान, है ना? ओके। अप्रोच क्या इनका था? अप्रोच था इंटरप्रेटिव, यानी कि व्याख्यात्मक, कोई भी चीज़ें को आप व्याख्या करके उसको सही से समझाएँगे आप, ठीक है? तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है? अब देखेंगे इनका वन लाइनर नोट्स क्या है। देखिए हमारा क्लिफोर्ड गिट जो है ना, वाज इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, ये आपको पता है। हिज अप्रोच इज इंटरप्रेटिव, नॉट साइंटिफिक, ठीक है? इनका जो है हमारा व्याख्यात्मक ही है ना? इनका अप्रोच, ये हमारे साइंस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना?
जैसे हमारे अगस्त कॉम्टे साहब, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, उन्होंने पॉजिटिज्म को फोकस किया, उन्होंने साइंस पे फोकस किया, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये इस पे इन्होंने फोकस किया। सोशियोलॉजी शुड इंटरप्रेट मीनिंग, नॉट डिस्कवर लॉ। ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ना, उसको क्या है कि कोई भी एक्शन है उसका मीनिंग को व्याख्या करनी चाहिए, न कि नए लॉ को खोजना चाहिए। उसके पीछे क्या लॉ है उसको नहीं खोजना है, बल्कि उसके अर्थ क्या है उसको खोजना है, ठीक है, उसको व्याख्या करना है। इन्होंने पॉजिटिविज्म एंड कॉजल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो हमारे कारण होते हैं, है ना, यानी कि कारणात्मक व्याख्या है, और जो पॉजिटिविज्म यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस आर सिंबॉलिक इन नेचर, ये कहते हैं कि मानवीय क्रियाएं जो हैं प्रतीकात्मक होती हैं, यानी कि जो भी आदमी काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो क्या है, वो सब हमारा सिंबॉलिक इन नेचर है, ठीक है। डीप प्ले, डीप प्ले आप देखेंगे कि जो बाली का कॉक फाइट है, उसमें इन्होंने डीप प्ले में मेंशन किया है। ये क्या करता है, एक्सप्लेन हिडन सोशल मीनिंग। जो यानी कॉक फाइट हो रही है, तो कॉक फाइट क्या है, वो गैम्बलिंग या एंटरटेनमेंट नहीं है, जुआ और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उससे क्या है कि जो लोग मुर्गा लड़ा रहे हैं, तो उनकी मर्दानगी क्या है ना, उनकी प्रतिष्ठा क्या है ना, उनके समाज की वैल्यू क्या है, वो हमारा हिडन जो सोशल मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करता है। जो गिल्ड साहब हैं, ये अपोज करते हैं, विरोध करते हैं किसका, ग्रैंड थ्योरी का, जो महासिद्धांत है, ये टालकट पार्सन द्वारा दिया गया है, ग्रैंड थ्योरीज, ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ, यानी कि जो हमारा महासिद्धांत है और जो सार्वभौमिक नियमों है, उसको जो ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये अब तक हम देखेंगे देखे हैं क्लिफोर्ड गिट्स का जो सोशोलॉजिकल थॉट थे, उनके क्या कंसेप्ट है उसको समझे हम, है ना। उसके बाद ये देखें कि वन लाइनर फॉर्मेट भी हम समझ लिए हैं। अब जो एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आप जरूर इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे ठीक से, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है, विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन। अभी आप पढ़े हैं सघन विवरण, थिक डिस्क्रिप्शन। तो जो थिक डिस्क्रिप्शन है एक इनके द्वारा दिया गया है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है, क्लिफोर्ड गेट्स के द्वारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिलीजन ऑफ द जावा। ये 2019 में पूछा गया है कि द रिलीजन ऑफ द जावा बुक किसने लिखा है। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो हमारा क्लिफोर्ड गिर साहब है, ये इंडोनेशिया गए, फिर जावा भी गए, जावा में फिर बाली में भी घूमे, और बाली का जो हमारा कॉकफाइट है उसका इन्होंने उसको व्याख्या करके समझाए कि कोई भी सोशल एक्शन होता है, तो सोशल एक्शन के पीछे कुछ हिडन रूल्स होते हैं, कुछ मीनिंग्स होते हैं, उसको इन्होंने समझाया है। तो यानी कि द रिलीजन ऑफ द जावा, यानी कि जावा आ गया, या इंडोनेशिया कुछ भी आए, तो आप किसको याद कीजिएगा, क्लिफोर्ड गिट्स, ठीक है, 2019 में पूछा गया था। ओके, आगे देखेंगे, हु इज द हु इज रिगार्डेड एज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, है ना। जो हमारा सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है, किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएंगे क्लिफोर्ड गिट्स, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। और हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही है कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया है इन्होंने, और उन्होंने कहा कि रिलीजन में भी हमारा सिंबल का एक इंपॉर्टेंट है ना, एक इंपॉर्टेंस है ना, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि ये भी हमारा क्लिफोर्ड गिट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप फोर्थ वन ये है कि क्लिफोर्ड गिट्स फ्रेमवर्क ऑफ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका दिस वन, एनालिसिस ऑफ कल्चर, ठीक है, इज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, यानी कि जो भी हमारा कल्चर का एनालिसिस हुआ है, वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हुआ है, ये है, ठीक है। एक ये होगा हमारा दूसरा, ठीक है, ये आपका होगा, ये देखिए, ठीक है, ये होगा, चलिए देखते हैं। हाँ, पहला, कंसेप्शन ऑफ कल्चर इज द नॉन सियोमोटिक फॉर्म, नॉन सियोमोटिक फॉर्म में एक कंसेप्शन ये हमारा नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है। प्राइम अटेंशन टू द रोल ऑफ सिंबल्स, अच्छा, रोल ऑफ सिंबल्स इन द कंस्ट्रक्टिंग द पब्लिक मीटिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी, अच्छा देखते हैं, डी है, सिंबॉलिक फॉर्म बाय विच men communicate, perpetuate and develop their knowledge about and attitudes towards life, ठीक है, ये भी हमारा सही है, ओके, ये हमारा गलत है, ओके। तो जहां ए है उसको काट दीजिए, यानी ए है तो ये नहीं होगा, और ए है, ठीक है। डी,
रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू इंटरप्रेट द गाइडिंग सिंबल ऑफ, ये सही है, बिल्कुल सही है ये, है ना। यानी कि जहां जहां ई है वो सही होगा, यानी कि ई यहाँ भी सही हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डी यहाँ भी है, डी बी यहाँ भी सही है, तो बी यहाँ भी मिल रहा है और डी यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि सी, चलिए सी नहीं, ठीक है, सी भी हमारा गलत है और ए भी हमारा गलत है, बी है, डी, बी डी ई, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया है, इसको देखेंगे। जो हमारे गिट्स साहब हैं, क्लिफोर्ड गिट्स, उन्होंने क्या सब कौन सा बुक लिखा, तो देखिए यहाँ पे आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आ गया, जावा आ गया, बाली आ गया, तो ये हमारा गिट्स साहब होंगे, यानी कि टू का ए होंगे, ठीक है। तो टू का ए या ए का टू, तो ए का टू होगा, टू ये है यहाँ पे और इसमें से कोई टू नहीं है, सीधे क्लिक कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हो जाएंगी। तो अब तक मैं आपको ये जो क्लिफोर्ड गिट्स साहब हैं, इनका एमसीक्यू आपको कराया मैं, पीवाईक्यू का, ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यू करा दिया हूँ मैं, ठीक है, जस्ट सेकंड, ये करा दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इनका वन लाइनर जो नोट्स है ये भी दे दिया हूँ आपको, समझाया हूँ मैं। उसके बाद क्या एस्पेक्ट्स हैं इनके, ये समझाया हूँ। मेथोडोलॉजी क्या है, इसको मैंने एलोबरेट किया। सिंबल एंड मीनिंग में क्या रिलेशन है, कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने, इनको मैंने बताया। रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम, धर्म एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में भी आपको मैं समझाया, है ना। और जो बाली का मुर्गा अध्ययन है, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक, डिस्क्रिप्शन में इसको भी मैं आपको एलोबरेट किया हूँ, समझाया हूँ मैं, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या है, ठीक है, इसको भी समझाया हूँ मैं। और इनके बारे में एक जो ब्रीफ नॉलेज है वो, और ये हमारे क्लिफोर्ड साहब है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल थॉट बेस्ड थिंकर्स को समझने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। और जो भी कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और इतना विश्वास मानिए कि आपको जिस तरीके से कंसेप्ट दे रहा हूँ, इससे आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा आप उस पर और टेक्निकल अप्रोच मारेंगे तो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू, धन्यवाद।